मुझे गोली मत मारना। आंखों में मौत का खौफ और दर्द भरी आवाज में सुने का ये आखिरी शब्द किसी को भी पिघला सकते हैं, लेकिन वो अपने ही शेर की गलियों में बचकर भागते हुए रहम की भीख मांग रहा था। और फिर आखिरकार खुद को बचाने के लिए 70 सेंटीमीटर की सीवर लाइन पाइप में जाकर छुप गया, जहां उसने अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ बल बिताए, जिन्हें काफी खौफनाक बल कहा जा सकता है। और जितना भी समय वो उस पाइप में रहा होगा, उसने जरूर अपनी जिंदगी के लिए फरियादी की होगी और मौत के डर में हर पल उसे धमकाया ही होगा। लेकिन कहते हैं ना, वक्त से बलवान कोई नहीं होता है, और इस बार वक्त थी उसके खिलाफ था, और कुछ ही वक्त में उसकी मौत की खबरें सुर्खियों में बदल गईं। दोस्तों, आप सोच रहे हैं कौन था वो बेचारा, लेकिन जब हम आपको उसका नाम बताएंगे तब शायद आपकी सोच बदल जाएगी। जी हां दोस्तों, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कोई आम एहसान नहीं, बल्कि वो तानाशाह मुअम्मर मोहम्मद अबू मिन्यार अल गद्दाफी है, जिसने 42 साल तक लीबिया पर राज किया। आंखों पर काला चश्मा, अतरंगी कपड़े, सिर पर गोल टोपी और आसपास महिला गाद दी, गद्दाफी एक जमाने में बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था। फिर आखिर क्यों उसका सामना इतनी खौफनाक मौत से हुआ? आखिर क्यों उसके अपने ही लोग, जो एक समय गद्दाफी को अपना मसीह समझते थे, वे उसे ही मारना चाहते थे? क्यों उसकी अपनी जनता उसे बेतहाशा नफरत करती थी? और बात यह भी आती है कि अगर लीबिया की जनता ने उसे अपनाया ही नहीं था, तो कैसे उसने 22 साल तक लीबिया पर शासन किया? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब हम आज की इस वीडियो में देने वाले हैं, जो कि हमारी द डिक्टेटर्स नाम की सीरीज की पहली कड़ी है। इस सीरीज में हम विश्व भर के उन क्रूर तानाशाहों की बात करेंगे, जिन्होंने न केवल जीवित रहते हुए समाज को शर्मसार किया, बल्कि मरने के बाद भी वो समाज के ऊपर एक गहरा प्रभाव छोड़ गए। तो दोस्तों, इस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसके एंड तक जरूर बने रहे हैं। तो दोस्तों, 7 जून 1942 लीबिया के सिरते शहर के रेगिस्तान के बीच एक तंबू में एक बच्चे का जन्म हुआ। और किसे पता था कि रेत के टीलों के बीच पैदा हुआ वो बच्चा वाले समय में अपने देश पर शासन करने वाला है, जिसे पूरी दुनिया गद्दाफी के नाम से जानेगी। दोस्तों, गद्दाफी का परिवार बेदोवीन था, और बेदोवीन उन गुमंतु लोगों को कहा जाता है जो उत्तरी अफ्रीका, लेवांत और ऊपरी मेसोपोटामिया जैसे इलाकों के रेगिस्तान में रहते हैं। भले कि गद्दाफी का परिवार गरीब था, लेकिन गद्दाफी के पिता ने उसे अच्छी शिक्षा दी थी। साथ ही गद्दाफी को धार्मिक शिक्षा भी दी गई थी। और दोस्तों, 1960 के दशक में जब गद्दाफी बड़ा हो रहा था, तो उस दौरान लीबिया में इदरिस का राज हुआ करता था। लेकिन इदरिस के राज में लीबिया की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वजह थी इदरिस सरकार का पश्चिमी देशों के करीब होना, और लीबिया में तेल की प्रचुर मात्रा में भंडार थे, पर उस पर लीबिया का नहीं बल्कि पश्चिम के देशों का कंट्रोल था। और क्योंकि उस समय भी मिडिल ईस्ट या अफ्रीकन कंट्रीज के पास तेल निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, इसलिए इन देशों के शासक पैसों के लालच में अपनी ऑयल इंडस्ट्री का पूरा कंट्रोल वेस्टर्न देशों के कंट्रीज को दे दिया करते थे। और लीबिया का भी कुछ ऐसा ही हाल था। यही कंट्रियां कीमत तय करती थी और राजेस्टर के लगभग आधे हिस्से की मालिक होती थी। लेकिन तेल का फायदा सिर्फ इदरिस सरकार को हो रहा था, ना कि जनता को। जनता भी गरीबी और भुखमरी का शिकार हो रही थी, और इदरिस सरकार जनता पर ध्यान नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से जनता उसके खिलाफ खड़ी हो गई और सरकार के खिलाफ विरोध करने लगी। गद्दाफी अपने आसपास ये सब होते हुए देख रहा था, और बचपन की गरीबी और सरकार के शोषण ने उसको भी विद्रोही बना दिया। और गद्दाफी ने इधर ही सरकार के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन किए, उनके खिलाफ पोस्टर बांटे, जिसकी वजह से पाव व्यवस्था के फैलाने के आरोप में उसे गिरफ्तार भी किया गया। और सजा के तौर पर गद्दाफी और उसके परिवार को अपना शहर छोड़ना पड़ा, जिसके बाद गद्दाफी मिस्रात चला गया। लेकिन सत्ता हासिल करने की आग अब भी उसके अंदर जल रही थी, और यहाँ पर भी वो गुप्त रूप से अपने मिशन को कामयाब करने के लिए ही काम कर रहा था। उसको मालूम था कि अगर वो सेना में सेन लगाने में कामयाब रहता है, तो सत्ता को हासिल करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। और इसलिए दोस्तों, गद्दाफी ने सेना में शामिल होने के लिए 1963 में अपनी विचारधारा वाले दोस्तों के साथ गद्दाफी ने सरकार में सेन मारने शुरू की। कुछ खुफिया जानकारी इकट्ठा की
और अपने समर्थकों को एक प्रभाव छोड़ सके। दौरान लिबिया में अलग अलग तरीके से गद्दाफी ने सरकार में सेंध मारने शुरू की और उसने कुछ खुफिया जानकारी इकट्ठा की और अपने समर्थकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 1965 में गद्दाफी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और आर्मी सिग्नल कॉर्प्स में कर्नल बन गया और तब से लेकर अपने अंत तक गद्दाफी को कर्नल गद्दाफी के नाम से ही जाना जाता था। और कर्नल बनने से गद्दाफी धीरे धीरे पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अपना दबदबा कायम करने लगा। लेकिन दोस्तों, अब वक्त बदल रहा था और लिबिया के हालात पहले के मुकाबले बद से बदतर होते जा रहे थे। लोग आजादी की मांग कर रहे थे और उस वक्त न सिर्फ लिबिया के हालात खराब थे बल्कि बाकी अरब देशों के भी हालात बहुत खराब थे। 60 के दशक में अरब राष्ट्रवाद चरम पर था और 1967 में मिस्र 6 दिन के युद्ध में तो लिबिया में भी इसका सर दिखने लगा। पश्चिमी देशों के करीबी होने की वजह से इधर इसको इसराइल समर्थक माना जाता था और इसके विरोध में राजधानी त्रिपोली और बेनगाजी जैसे शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन इदरिस की गवर्नमेंट इन विद्रोहों को रूढ़ता से कुचलने लगी। जब हालात और ज्यादा बिगड़ गए तब लिबिया में रहकर अपने मकसद तक गद्दाफी नहीं पहुंच सकता था, इसलिए वो टर्की चला गया। टर्की जाने के बाद गद्दाफी ने लिबिया पर शासन की तैयारी शुरू की, क्योंकि वही सही वक्त था जब वो बादशाह इदरिस से रियासत को अपने हाथ में ले सकता था। और इस समय तक लिबिया के पॉलिटिकल सिस्टम में उसकी पाद भी। हालांकि उस समय तक गद्दाफी का मकसद सिर्फ लिबिया को आजाद करना था, क्योंकि गद्दाफी को किंग इदरिस की अरब देशों से दूरी और पश्चिम देशों के साथ नजदीकी बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। इवन इदरिस ने अमेरिका और ब्रिटेन को देश में मिलिट्री बेसिस कायम करने की इजाजत तक दे रखी थी। और दोस्तों, ऐसे ही 1 सितंबर 1971 को जब इदरिस टर्की में अपना इलाज करा रहे थे, तब लिबिया के राजधानी ट्रिपोली और बेनगाजी में मिलिट्री की गाड़ियां सरकारी दफ्तरों, संपर्क केंद्रों और पुलिस स्टेशनों जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर पहुंच गईं। और उस दौरान तख्ता पलट की अफवाहें इतनी ज्यादा थीं कि जब वो असल में हुआ तो किसी ने ध्यान तक नहीं दिया कि ये किसने किया है। जब 1 सितंबर को तख्ता पलट हुआ तो किसी को यह पता ही नहीं था कि इसकी बागडोर किसके हाथ में है। और भ्रम की स्थिति इस हद तक थी कि इदरिस में निजी बॉडीगार्ड और त्रिपोली के बाहर तैनात अमेरिकी सेना को लगा कि आदेश बड़े अफसरों से आया है, तो उसने खुद ही सरकारी दफ्तरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। और ऐसा लग रहा था कि गद्दाफी ने लिबिया ही नहीं, उसके साथ ही पश्चिमी देशों को भी बेवकूफ बना दिया था। कर्नल गद्दाफी मात्र 27 साल की उम्र में तख्ता पलट करने वे समर्थ रहा और तख्ता पलट का नेतृत्व करने वाले डायरेक्टोरेट ने खुद को रेवोल्यूशनरी कमांड की काउंसिल यानी आरसीसी का नाम दिया और गद्दाफी ने राजशाही को खत्म कर लिबियन अरब गणराज्य का ऐलान कर दिया। और टर्की में मौजूद किंग इदरिस को जब तख्ता पलट का उता चला तो उसको मालूम था कि अगर वो वापस लिबिया गया तो उसका हाशर बुरा हो सकता है, इसलिए उसने देश से बाहर ही रहना उचित समझा और 1983 में उसकी मृत्यु तक वो देश से बाहर ही रहा। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यहां यह थी कि तख्ता पलट के बावजूद लिबिया के लोगों को यही नहीं मालूम था कि कौन पूरे घटनाक्रम का मुखिया है। और घटना के 7वें दिन उन्हें इस बात की जिम्मेदारी तब मिली जब गद्दाफी ने राष्ट्र के नाम अपना पहला संबोधन किया। राष्ट्र के नाम अपने पहले भाषण में उसने कहा कि मैंने सत्ता बदलकर बदलाव और शुद्धिकरण की मांग का जवाब दिया है और बादशाह ने देश के बाहर रहने की बात मान ली है। बहुत से लोगों ने रुकी और सामंती राजनीतिक व्यवस्था के बाद बहने वाली राजा हवा का जोर शोर से स्वागत किया। हालांकि अब यहां से यह सवाल उठता है कि लिबिया की जनता ने गद्दाफी में ऐसा क्या देखा कि वे उसे अपना मसीहा मान बैठे और एक डिक्टेटर के रूप में उसे आसानी से अपना लिया। आइए अब वो जानते हैं। दोस्तों, लिबिया में जिस वक्त तख्ता पलट हुआ उस दौरान लिबिया के लोगों में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ रही थी और उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए था जो उन्हें विकास की ओर ले जाए। और गद्दाफी उन वाक्यों से वाकिफ था जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। गद्दाफी मिस्र के गुलाम अब्देल नासेर को अपना राजनीतिक हीरो मानता था, जिनकी छवि उस समय बहुत अच्छी थी। और जब गद्दाफी सत्ता में आया तो लोगों को यही लगा था कि कर्नल गद्दाफी गुलाम अब्देल नासेर के नक्शे कदम पर चलेगा।
दोस्तों, यही एक कारण था कि लिबिया की जनता ने सुकून की सांस ली थी। हालांकि गद्दाफी ने जब शासन संभाला तो उसने अपने लोगों को विश्वास दिलाया था कि वो बादशाहत में यकीन नहीं रखता। वो कभी नहीं चाहता कि लोग उसे पूंझे, और यही कारण था कि लोग कर्नल गद्दाफी की सत्ता संभालने से बहुत ज्यादा कुछ भी हुए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वो निरंकुश तानाशाह बनता गया और आईटेल कंपनियों के पास और कोई सल्यूशन नहीं था और उन्हें गद्दाफी की बात मानने ही थी। और इसके बाद लिबिया की इकोनॉमी में गजब का उछाल आया, जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गद्दाफी के कामों को देखने के बाद आसपास की अरब देशों में लोग उसको आइडल मानने लगे थे, और फिर उन्होंने भी गद्दाफी की राह को अपनाया और धीरे धीरे पैसा सरचट बोलने लगा। और जैसे जैसे समय बीतता गया, गद्दाफी निरंकुश तानाशाह बनता। गद्दाफी ने लिबिया में हो रहे हर तरह के व्यापार को अपने बेटों को सौंप दिया, और अब व्यापार बड़ा हो या छोटा, उन्हें गद्दाफी के बेटे ही संभालते थे। इधर जनता आर्थिक तंगी से शिकार हो रही थी। पैसों और ताकत के गुरूर ने गद्दाफी की इंसानियत खत्म कर दी, और साथ ही साथ उसकी सोचने समझने की शक्ति भी। 1970s और 1980s के दशक में गद्दाफी ने लिबिया के अफ्रीका के पड़ोसी राज्यों, खासकर चैड पर आक्रमण किए, और जाहिर से बात है कि ऐसा करके वो आसपास के देशों को कब्जा करना चाहता था। और साथ ही उसकी आतंकी संगठनों के साथ जुड़े होने की खबरें भी उसकी की नीतियां विरोधियों का दमन करने वाली थी, और यही वजह थी कि लोग उसे सन की भी कहा करते थे। धीरे धीरे गद्दाफी को कई देशों की सरकारों ने प्रतिबंधित कर दिया, और नतीजा हुआ कि लिबिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी। कई आतंकी हमलों में लिबिया का नाम भी सामने आया, और 1986 में बर्लिन डांस क्लब की बमबारी में लिबिया का नाम आने पर अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कार्रवाई की और त्रिपोल स्थित गद्दाफी के निवास पर हमला किया। इसके अलावा गद्दाफी दुनिया भर में उस समय बहुत बदनाम हो गया जब 21 दिसंबर 1988 को फ्रैंकफर्ट से डेट्रॉइट जाने वाले पैन एम जहाज में स्कॉटलैंड में लॉकरबी के ऊपर हवा में विस्फोट हुआ, जिसमें 243 लोग मारे गए। बाद में जांच में पाया गया कि इसमें कथित रूप से लिबिया का हाथ था, और इस बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन गद्दाफी से इतना नाराज हुए कि उन्होंने गद्दाफी को एक मैड डॉग यानी पागल कुत्ता तक कह डाला। बहुत कम समय में गद्दाफी ने अपने दुश्मन बना लिए थे, और अपनी सुरक्षा को लेकर उसका पागलपन भी बढ़ता जा रहा था। उसे डर था कि उसके विरोधी उसको मरवा ना दे, उसका असैसिनेशन ना करा दे, इसलिए उसने अपनी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दे। अब जब भी गद्दाफी का काफिला निकलता तो हथियार बंद सैनिकों के साथ एक जैसी कई गाड़ियां निकलती थीं जो 2 अलग दिशाओं में जाती थीं, और एक में वो खुद होता था। और हद तो तब हो गई जब वो किसी से हाथ मिलाने से पहले भी दस्तानों का इस्तेमाल करने लगा, ताकि उसे किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो सके। दोस्तों, गद्दाफी अपने विरोधियों और आलोचना से इतना डरता था कि अब सार्वजनिक जगहों पर विरोधियों को फांसी पर लटकाना भी उसके लिए आम बात हो गई थी। और उन दिनों त्रिपोली में रहने वाले आशीष शिखावी ने बीबीसी से बात करते हुए दृश्य आज तक नहीं भूल पाया हूं। और हुआ यह था कि गेट पर गद्दाफी का एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, और रात को कुछ छात्रों ने आकर उस पोस्टर पर कालिक बोधी थी, और गद्दाफी के प्रशासन ने देखिया उन सबको दफना दिया गया। कारण बस यही था कि उन कैदियों ने कर्नल गद्दाफी की तानाशाही का विरोध किया था। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार इस नरसंहार में 1270 कैदी मारे गए थे, और इन कैदियों के रिश्तेदारों को कभी नहीं बताया गया कि वे जिंदा हैं भी या नहीं। उन कैदियों के रिश्तेदार कई सालों तक उनके लिए सामान लेकर जाते रहे, और जेल के लोग सामान लेकर रख लेते थे, ये कहते हुए कि वो सामान कैदियों तक पहुंचा दिया जाएगा। और लगभग 14 साल बाद इस बात का खुलासा हुआ। एक नरसंहार की सोच तो एक बार समझी भी जा सकती है, लेकिन 14 साल की झूठी उम्मीद, जब परिवार ये आज अगाए बैठे हों कि उनके लोग एक दिन घर वापस आएंगे, जबकि रियलिटी में उनकी डेड बॉडी पासी की गड्ढे में पड़ी रहती थी, ये सोच पाना एक मानवीय दिमाग के लिए पॉसिबल ही नहीं है। फिर दोस्तों, बात यहीं तक नहीं थी। हद तो तब हो गई जब स्कूली छात्राओं की शोषण की खबरें आने लगी, और इन खबरों ने कई लोग के दिलों को दहला दिया,
और गडाफी के खिलाफ नफरत के ज्वालामुखी ने जन्म ले लिया। और यहीं से वही लोग जो इदरिस के तख्ता पलट के समय गडाफी को मसीहा मान बैठे थे, अब खुले तौर पर उसके खिलाफ चले गए। दोस्तों, गडाफी की तानाशाही नीतियों की वजह से कई देशों ने लीबिया पर सैंक्शंस लगा दिए और लीबिया का विदेशी व्यापार ठप पड़ गया। और फिर से वही समस्या क्रिएट हो गई जो इदरिस के समय में थी। लीबिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी थी और जनता फिर से त्रस्त होने लगी थी, क्योंकि गरीबी, भ्रष्टाचारी और भुखमरी की सीमा चरम पर थी। लोग सालों से राज कर रहे तानाशाह और राष्ट्रपतियों से तंग आ चुके थे और रोजगार गम था और जीवन का स्तर भी नीचे जा रहा था और विरोध की आवाजों को दबाने की पुरजोर कोशिश हो रही थी। लेकिन दोस्तों, गडाफी के कर्मों की प्रणीति भी तब आई जब टूनीशिया में 2010 में एक चिंगारी फूटी जिसने संपूर्ण मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग को जन्म दिया। कई देशों में दशकों से चली आ रही तानाशाही सरकारें धीरे धीरे कम होने लगी और अब लोग तानाशाही की जगह लोकतंत्र की मांग करने लगे। मुनार्की कोइंट करने के लिए अब पूरे अरब वर्ल्ड में विद्रोह होने लगे। और दोस्तों, टूनीशिया से फैली अरब स्प्रिंग की आग जब लीबिया में पहुंची तो उसने लीबिया को झुलसा कर दिया। द बिगिनिंग ऑफ द फॉल ऑफ गडाफीज रिजीम। लेकिन दोस्तों, यहां गडाफी को जरा भी फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा था। इवन जब उससे पूछा गया कि उसे राज करते हुए 40 साल से ज्यादा का समय हो गया, तब उसने कहा था कि अगर ब्रिटेन की महारानी 50 से अधिक वर्षों तक और थाईलैंड के राजा 68 सालों तक राज कर सकते हैं तो आखिर मैं क्यों नहीं। और दोस्तों, फरवरी 2011 आते आते गद्दाफी के खिलाफ सड़कों पर होने वाले प्रदर्शन लोकप्रिय विद्रोह में बदल गए और इधर इन प्रदर्शनों को खत्म करने के लिए गद्दाफी की वफादार सेना ने लोगों पर हवा से बम गिराने शुरू कर दिए, जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। फरवरी की दूसरे हफ्ते तक करीब 3000 नागरिकों की मौत हो चुकी थी। मृत लोग की संख्या बढ़ने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया को फ्लाइंग प्रोहिबिटेड एरिया डिक्लेयर कर दिया। तो साथ ही एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें लीबिया के नागरिक जो विद्रोह कर रहे थे उन्हें किसी भी तरह से बचाने की बात की गई। फिर इसी गद्दाफी की बमबारी में कुछ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की मौत हो गई, जिसके बाद से गद्दाफी के खिलाफ यूएन से लेकर कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। वो नेटो सेनाओं ने लीबिया में नागरिकों को बचाने के लिए सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले करने शुरू कर दिए और नेटो और पश्चिमी देशों के आने के बाद विद्रोही सेनाओं को गद्दाफी के खिलाफ लड़ने में मदद मिली। विरोध प्रदर्शन से शुरू हुआ। अगस्त आते आते गृह युद्ध में बदल चुका था और 20 अगस्त तक विद्रोही सेनाएं राजधानी त्रिपोली के करीब पहुंच चुकी थीं। 21 अगस्त को यह ऐलान किया गया कि गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम को हिरासत में ले लिया गया है और फिर गद्दाफी की बीवी और बेटियों को लीबिया छोड़ना पड़ा और कुछ ही वक्त बाद गद्दाफी खुद भी लीबिया से गुमशुदा हो गया। राजधानी से भाग गद्दाफी का लगभग 2 महीनों तक कुछ आता पता नहीं था और अक्टूबर तक शहर में विरोधी सेनाएं कब्जा करने की कोशिश कर रही थीं और ये वही शहर था जहां गद्दाफी का जन्म हुआ था। 20 अक्टूबर को सीरत के पश्चिम से 10-20 गाड़ियों का एक बड़ा काफिला गुजरते देखा गया और जाहिर सी बात थी कि गाड़ियों का काफिला यानी गद्दाफी का काफिला फ्रांस की सैन्य विमान ने इस काफिले पर हमला कर दिया और इस हमले में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। ये गद्दाफी का बेटा मुतासिम और सैन्य प्रमुख अब्बू बकर यूनिस थे। इस हमले से जैसे तैसे गद्दाफी बच गया और अपने कुछ लोगों के साथ अपने ही शहर की गलियों में अपने ही लोगों के बीच जान की भीख मांगते हुए दर दर भटकने लगा। लेकिन दोस्तों, इस टाइम तक लोगों के मन में इतनी नफरत भर चुकी थी कि वे उसकी मदद की बजाय उसे नोच खाने को तैयार थे। भीड़ बेकाबू होने लगी और गद्दाफी को देखते ही लोग उसे खौफनाक मौत देने की अच्छा रखने लगे। अपने ही लोगों से बचते हुए गद्दाफी रेगिस्तान के 71 सेंटीमीटर के सेरेमिक पाइप में जाकर छुप गया। लेकिन आखिर वो कब तक छुप था? ऊंची वक्त में उसे ढूंढ लिया गया और अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो अपने दोनों हाथ जोड़ करके जैसे ही पाइप से बाहर निकला तो लोगों ने उसके दोनों पैरों पर गोली मार दी और कर्नल गद्दाफी को मारने के लिए लोग बेकाबू होते जा रहे थे।
नाटो की फौज वहां पहुंची और लिबिया पर 42 साल तक एक छत्र राज करने वाला तानाशाह मरने से पहले अपनी जान बख्शने के लिए लोगों और सैनिकों के सामने खूब गिड़गिड़ाया। गद्दाफी के आखिरी शब्द थे, मुझे गोली मत मारो। और अभी सैनिक इस बात पर चर्चा ही कर रहे थे कि गद्दाफी को कहां ले जाए कि तब तक भीड़ में एक शख्स ने कर्नल गद्दाफी के माथे के बीच गोली चला दी। 20 अक्टूबर 2011 कर्नल गद्दाफी की मौत का दिन था और उस दिन लिबिया को आजाद घोषित कर दिया गया। लोग ने यश मनाया और टीवी के हर न्यूज चैनल पर गद्दाफी की मौत का वीडियो दिखाया गया। हालांकि गद्दाफी के मरने के इतने सालों बाद भी लिबिया आज भी आंतरिक कलह से जूझ रहा है और उसके खात्मे के बाद यहां की प्रचुर तेल संपदा के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में लिबिया और उसके लोगों का भविष्य केवल वक्त ही तय करेगा। दोस्तों, कर्नल गद्दाफी का अंत इस बात को साबित करता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो जाए, उसका अंत एक न एक दिन होता ही है और वो अंत बहुत ही खौफनाक होता है। बागे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।